सबसे पहले आपको बता दिखाते हैं कि खबरों का मेन्यू कार्ड 8 बजे हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। अब साजिश का टूल ट्रैक्टर 8 बजे आपको दिखाएंगे कुछ सेकंड्स बाद, और करगिल का शेर 8:27। सबसे पहले हेडलाइंस। मिजोरम के साथ सीमा विवाद में असम पुलिस के 6 जवान शहीद। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने ट्वीट कर जानकारी दी। झड़प के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। किसानों के समर्थन में बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी। कृषि मंत्री का राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करवाने का आरोप। दिल्ली के बाद अब किसान मोर्चा की यूपी में भी बड़े आंदोलन की तैयारी। 5 सितंबर के मुजफ्फरनगर में महापंचायत से होगी शुरुआत। लखनऊ को चारों तरफ से घेरने की चेतावनी। अमेरिकी डेलीगेशन के आने से पहले बढ़ाई गई दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा। दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी, डेलीगेशन का घेराव कर सकते हैं किसान। 31 जुलाई तक रहेंगे अतिरिक्त सुरक्षा बल। 4 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी। कल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए बंगाल सरकार ने बनाया आयोग, बीजेपी ने बताया नाटक। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी। कुलगाम में मारा गया एक आतंकवादी, 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ अब भी चल रही है। देश आज मना रहा है करगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बारामूला में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दिया इस्तीफा। कहा, मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। हालात पर जेपी नड्डा की राज्य के प्रभारी अरुण सिंह के साथ चर्चा। नए सीएम का ऐलान जल्द। यूपी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ महाअभियान जारी। उन्नाव में जल शक्ति विभाग की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। कल लखनऊ में 100 करोड़ की जमीन पर चला था बुलडोजर। ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू पहुंची स्वदेश। गोल्ड जीतने वाली वेटलिफ्टर का होगा डोप टेस्ट। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चानू को मिल सकता है गोल्ड। किसान साजिश और सियासत, देश हित में सबसे पहले बात आज उसकी। आज राहुल गांधी 2 वजहों से चर्चा में रहे। देखिए, एक तो उन्होंने तमाम नियम कायदे कानून तोड़कर ट्रैक्टर चलाया, वो भी बिना नंबर प्लेट वाला ट्रैक्टर। संसद भवन तक पहुंच गए, वहां वैसे ही ट्रैक्टर अलाउड नहीं है उस एरिया में, धारा 144 लगी हुई थी। दूसरा, एक ट्वीट भी कर दिया उन्होंने, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से आंदोलन जीवियों को संसद में ट्रैक्टर लेकर जाने के लिए उकसाते नजर आए। ये देखिए आप, ट्वीट आपके सामने, ट्रैक्टर संसद में चलेगा, जमीन बेचने पर मजबूर किया गया। तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कांग्रेस पार्टी इसे राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है कि ट्रैक्टर पर बैठ गए राहुल गांधी तो किसान हितैषी। वहीं बीजेपी संसद में ट्रैक्टर लाने को लेकर उनसे ही उल्टा सवाल पूछ रही है कि क्या वो उकसा रहे, भड़का रहे। पहले आपको राहुल गांधी के ट्रैक्टर प्रयोग के बारे में कुछ बातें गौर से जाननी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली के कारणों और असर के बारे में आप बेहतर समझ पाएंगे जब आप 2 तस्वीरों को देखेंगे। ध्यान से देखिए, एक तस्वीर 26 जनवरी की, दूसरी राहुल गांधी की। इन दोनों में समानताएं हैं। देखिए, 26 जनवरी को भी किसानों के नाम पर ट्रैक्टर स्टंट हुआ था। राहुल गांधी भी आज ट्रैक्टर स्टंट करते नजर आए, राजनीतिक स्टंट आप इसको कह सकते हैं। तभी आंदोलन के नाम पर राजधानी की सड़कों पर सारे नियम कायदे कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। राहुल गांधी भी आज कथित आंदोलन के समर्थन में नियम कायदे कानून तोड़कर किसानों को संसद में ट्रैक्टर उतारने के लिए उकसाने की कोशिश करते नजर आए। देखिए, क्योंकि हाई सेंसिटिव जोन में अवैध ट्रैक्टर चलाकर, अवैध इसलिए क्योंकि नंबर प्लेट नहीं थी, अवैध ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी ने बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ट्रैक्टर लेकर संसद भवन तक घुस आकर उन्होंने संदेश ये दिया। संसद भवन परिसर के आसपास की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश उन्होंने दी, संदेश दिया। संसद सत्र के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन कर नियम तोड़ने का एक तरीके से मैसेज दिया। ट्रैक्टर पर भीड़ बैठाकर एमवी एक्ट यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसका मजाक बनाने का संदेश दिया। हालांकि बिना परमिशन रैली निकालने और नई दिल्ली इलाके में ट्रैक्टर चलाने के बाद दिल्ली पुलिस ने वो ट्रैक्टर अब पकड़ लिया है। इस बीच ये भी आपको बता दें, एफआईआर भी इस पूरे मामले में अब दर्ज हो चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर कितने नियम तोड़े राहुल गांधी ने, क्या क्या कार्रवाई संभव है, अब ये भी एक बार सुन लीजिए।
तो बिना किसी मास्क के या सोशल डिस्टेंसिंग के कोई भी गैदरिंग में शामिल होना, ये भी एक DDMA एक्ट में ऑफेंस है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट में भी ऑफेंस है और IPC में भी ऑफेंस है। तो ये सब चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं को कानून की परवाह कम है और अपनी पब्लिसिटी की परवाह ज्यादा है। तो इसको जरा सोचने की जरूरत है। अच्छा, मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ट्वीट कर दिया, केंद्रीय मंत्री, वो लिख रहे हैं कि बिना नंबर का ट्रैक्टर कभी इंडिया गेट पर जला देते हो। ध्यान से सुनिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी लिख रहे हैं, बिना नंबर का ट्रैक्टर कभी इंडिया गेट पर जला देते हो, कभी संसद मार्ग पर चला देते हो। क्या कांग्रेस के नेता को मालूम है किसानों की खेती के इन ट्रैक्टरों की कीमत और उस पर सरकारी सब्सिडी क्या है? इसे कहते हैं कुछ किसानों के कंधे पर बंदूक, सियासी साजिश का संदूक। इसे कहते हैं कुछ किसानों के कंधे पर बंदूक, सियासी साजिश का संदूक। मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ये पता नहीं हो कि किसी रैली या परमिशन के लिए क्या परमिशन चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर संदेह खड़ा होता है कि राहुल गांधी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। मतलब क्या उन उपद्रवियों के लिए मैसेज था जो किसान आंदोलन की आड़ में देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं कि आइए संसद पर ट्रैक्टर चढ़ाइए, बिना नियम कायदे कानूनों को माने आप चढ़ाइए? क्योंकि राहुल गांधी जब संसद भवन के पास ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे, तकरीबन उसी वक्त लखनऊ से टिकैत 15 अगस्त के दिन ट्रैक्टर परेड की धमकी दे रहे थे। तो क्या टिकैत को राहुल गांधी ने अपनी सियासत का टूल तो नहीं बना दिया? ये सवाल खड़े होते हैं। टाइमिंग देखिए आप। किसान यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और अगला जो जत्था यहाँ पे आएगा ट्रैक्टरों से, वो मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ के लोग आएंगे। वे 14 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और 15 तारीख में, 15 अगस्त में वे भी तो झंडा फहराएंगे यहीं। अगला जो ट्रैक्टर लेकर आएंगे वे 14 तारीख में पहुँच लेंगे और 15 तारीख को सुबह 7-8 बजे जिस टाइम पे भी जो सरकारी टाइम होता है उसी टाइम पे यहाँ पे झंडे फहराएंगे हम भी। राकेश टिकैत ने ये तो बता दिया कि कहां से ट्रैक्टर वाले इस बार दिल्ली में बुलाए जाएंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं दी। देखिए क्या हुआ था 26 जनवरी को, मतलब 15 अगस्त वाला ट्रैक्टर प्लान फिर से कहीं टूलकिट वालों के हाथ में लग जाए तो नहीं जाएगा। लाल किले की शान और देश के अपमान की कोशिश होगी या नहीं होगी? हाँ, टिकैत ने अब ये जरूर बता दिया कि इस बार दिल्ली से हटकर उनके कथित आंदोलन का फोकस कहां होगा? जहां चुनाव है, यूपी में होगा। लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे टिकैत, धमकी दे रहे हैं। किसान यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और अगला लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे, उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ अभी लखनऊ है, फिर पंजाब ही होगा, क्योंकि चुनाव तो पंजाब में भी है। वैसे डर तो ये है कि देखिए दिल्ली के बाद अब लखनऊ में उपद्रव की तैयारी तो नहीं है। खैर, वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उम्मीद है कि वहां कानून व्यवस्था ज्यादा बेहतर तरीके से संभाली जा सकेगी, क्योंकि दिल्ली में तो संसद भवन तक ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी ने सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर दिखा दिया। अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि FIR होगी, कार्रवाई होगी, नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ भी दिया गया। राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठ चुके थे। मोतीलाल नेहरू मार्ग से ट्रैक्टर निकला तो कुछ देर फोटो सेशन हुआ, फिर राहुल ने एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रैक्टर आगे निकल गया, मीडिया वाले दौड़ते रहे, रिपोर्टर्स दौड़ रहे थे, कैमरामैन दौड़ रहे थे, सिक्योरिटी वाले दौड़ रहे थे। राहुल निकले तो चलते ही गए। थोड़ी देर में सब पीछे छूट गए और राहुल का ट्रैक्टर संसद भवन परिसर के करीब पहुंच गया। बैकड्रॉप में संसद की इमारत दिख रही थी, वहां राहुल ने ट्रैक्टर रोक दिया था। फोटो वीडियो बनने लगे, नारेबाजी होने लगी। 10-15 सेकंड तक नारेबाजी होती रही। किसान का नाम सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। राहुल ने शायद कहा किसानों का नारा लगा,
नारा बदल गया। अब किसानों वाली नारेबाजी होने लगी थी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। 60 करोड़ किसानों के समर्थन वाले नारे की नारेबाजी करके 3 सांसद थक चुके थे। अब राहुल गांधी की बारी थी। जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। राहुल ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती है। अब जरा ये सच भी देख लीजिए। 19 जुलाई को कांग्रेस ने लोकसभा में नोटिस दिया, लेकिन कानून के प्रावधानों पर चर्चा के लिए नहीं, तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। 22 जुलाई को फिर कांग्रेस ने लोकसभा में नोटिस दिया, तीनों कृषि कानून रद्द करने के लिए चर्चा की मांग की। 22 और 23 जुलाई को राज्यसभा में भी किसानों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया, लेकिन कांग्रेस कृषि कानून की कथित कमियों पर चर्चा नहीं चाहती, बल्कि उन्हें रद्द कराना चाहती है। कि ना ये डिबेट चाहते हैं, ना डिस्कशन चाहते हैं, ना डिसीजन चाहते हैं, ये सिर्फ डिस्ट्रप्शन चाहते हैं। दरअसल किसान को कांग्रेस सियासत के मकसद से इस्तेमाल कर रही है, वरना कानून के प्रावधानों पर चर्चा के बजाय विदेशी पोर्टल के पेगासस जासूसी कांड को लेकर 5 दिन से संसद में शोर नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक बार आप राहुल गांधी का ट्वीट भी देख लीजिए, जिसमें वो एक तरीके से आंदोलन जीवियों को संसद में ट्रैक्टर चलाने के लिए उकसाते नजर आ रहे हैं। ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने किया कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा। इसे आप उकसावा समझे या कांग्रेस के भ्रम की राजनीति, लेकिन राहुल गांधी ने अपने ट्वीट से कम सच तो नहीं लिखा, क्योंकि कृषि कानूनों में किसी किसान के खेत बेचने की कोई बात कहीं पर नहीं की गई है। फसल बेचने की बात है, लेकिन वो लिख रहे हैं कि अगर खेत बेचने को मजबूर करोगे तो सरकार कह रही है कि अब तो कम से कम राहुल गांधी और कांग्रेस किसानों और देश के बीच भ्रम न फैलाएं। हमने हमेशा किसानों से ये कहा है कि जब भी आप चर्चा करना चाहते हैं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और जिस प्रकार से ट्रैक्टर पर जितने लोग बैठकर राहुल गांधी के साथ आए हैं, उससे निश्चित रूप से हमारे यातायात और परिवहन नियमों का उल्लंघन हुआ है। देखिए, सच तो यह कि 26 नवंबर से किसान आंदोलन के नाम पर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो अब राजनीति का टूल बनती दिख रही है। मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध की साजिशें चल रही हैं। उसे समझने के लिए आपको एक खबर देखनी चाहिए। आपको पता होगा कि किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के जो बॉर्डर बंधक बनाए गए हैं ना, उनमें से एक टीकरी बॉर्डर भी है। उस बॉर्डर के बंद होने का असर यह है कि सिर्फ बहादुरगढ़ जिले की नॉन लेदर जूता फैक्ट्रियों को 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया है इनके चक्कर में। करीब 12,000 जूता फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। सोचिए उनके परिवारों का क्या, इनके अधिकारियों के लिए उनके अधिकारों का हनन क्यों। देश का 60% नॉन लेदर शूज बनाने वाली फैक्ट्रियों में उत्पादन 10% रह गया है। रास्ता बंद होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन खर्च 400% तक बढ़ गया है। रास्ता बंद होने के कारण फैक्ट्रियों में लेबर की कमी हो गई है। तो इससे किसका नुकसान हुआ है? देश का, देश के नौजवानों का, मेक इन इंडिया के उद्यमियों का और उसी मजदूर का जिसके नाम का नारा आजकल राहुल गांधी लगवा रहे थे। आज ये फैक्ट्रियां आज सूनी पड़ी हैं, मशीनें ठप हैं। जिन मशीनों से रोज हजारों मजदूरों का घर चलता था वो बंद पड़ी हैं, क्योंकि इन फैक्ट्रियों पर कथित किसान आंदोलन की मार पड़ी है। किसान आंदोलन वाले बैठे हैं, उसमें बिल्कुल आना जाना बिल्कुल ही बंद है, जिससे लगभग वहाँ की जो 1500-1600 फैक्ट्रियाँ तो पूर्णतः रूप से लगभग बंद हैं। ना हमारा रॉ मटेरियल आ पा रहा है, ना फिनिश गुड्स जा पा रहा है, ना हमारा व्यापारी, हमारा बायर यहाँ पे आ पा रहे हैं। तो और हमारे को इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त यहाँ पर है। देश में नॉन लेदर शूज के बाजार में चीन की पकड़ खत्म करने वाले बहादुरगढ़ के ये उद्यमी मेक इन इंडिया के तहत न सिर्फ भारतीय उत्पाद तैयार करते थे, बल्कि लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार भी यहाँ मिलता था। ये सब अब किसान आंदोलन के कारण ठप है।
अब हम लोग फुटवेयर डेवलपमेंट सेंटर पर आके मौजूद हैं। यहाँ की अगर आपको हम तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए, यहाँ पर तकरीबन 200-250 मशीनें हैं, लेकिन काम करने वाले खाली 40 लोग हैं। कारण क्या है कि यहाँ पे लेबर आ नहीं पा रहा है। ये आप देखिए, जो भी नॉन लेदर का शूज़ है उसको इसकी यहाँ पे सिलाई वगैरह होती है, उसको यहाँ पे फिनिश करा जाता है। लेकिन हालत आप देखिए, ये हालत है उस एक तथाकथित किसान आंदोलन की वजह से, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी इस पूरे बहादुरगढ़ एरिया की, जिसका पूरा काम ही फुटवेयर इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है, उसकी ठप हुई जा रही है। फैक्ट्री मालिक बताते हैं कि रास्ता बंद होने के कारण न तो यहाँ कच्चा माल लाना आसान है और न ही तैयार उत्पाद बाहर भेजना। रास्ता 3 गुना लंबा हो गया है, माल भाड़ा 400% बढ़ गया है। ऐसे किसान आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव आप अभी यहाँ देख ही रहे होंगे। यहाँ जितनी मशीनें लगी हुई हैं उसमें से ज़्यादातर मशीनें खाली पड़ी है कि न यहाँ पे माल आ पा रहा है, न यहाँ से माल जा पा रहा है, न एंटरप्रेन्योर अपने घर से टाइम से आ सकता है, न व्यापारी कोई यहाँ से आ सकता है। तो इतने बड़ा और क्या इसके मतलब दुर्भाग्य हो सकता है कि किसान आंदोलन के नाम पे हम पीछे जा रहे हैं। फैक्ट्री मालिक बताते हैं कि टीकरी बॉर्डर बंद होने के कारण इन फैक्ट्रियों में अब 10 से 15% भी काम नहीं हो पा रहा है। देखो, बेरोजगारी तो बढ़ी रही है। जब काम इंडस्ट्री में नहीं होंगे तो कहाँ से इंडस्ट्री वाला उनकी सैलरी देगा, कहाँ से, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट इंडस्ट्री पे पड़ रहे हैं। इस टाइम इंडस्ट्री मरी पड़ी है तो कैसे करेगी। आरोप तो ये भी है कि रास्ते में किसानों के धरने के कारण कई बार लेबर्स से मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे लेबर की किल्लत बढ़ती जा रही है। किसानों के आंदोलन के कारण यहाँ सड़कों पर इतने लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर्स भी इन रास्तों पर आने से बचने की कोशिश करते हैं। बहादुरगढ़ के व्यापारियों की जो आपने समस्या सुनी थी, उसका आप प्रैक्टिकल वर्जन देखिए। ये आप देखिए कि ये वो टेम्परेरी हाईवे है जो NH9 टिकरी बॉर्डर के बंद होने की वजह से, जो हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है, उसकी वजह से ये एक टेम्परेरी हाईवे बनाया गया है। अब यहाँ का आप हालत देखिए, क्या हालत है सड़क की। सड़क में यहाँ पे गड्ढे हो चुके हैं, टूट चुकी है सड़क। और ये आप लंबा ट्रैफिक जाम देखिए, लगभग 3 से 4 किलोमीटर आपको इस कोने पर ट्रैफिक जाम दिखेगा। जो 3 घंटे में पहुँचे तो वहाँ 7-8 घंटे लगते हैं, इतना जाम ही हो जाता है। अच्छा, टिकरी बॉर्डर से निकलते हुए कितना समय लग जाता है? टिकरी बॉर्डर से दिल्ली पहुँचने में बहड्डे पहुँचे 7-8 घंटे लग जाते हैं। इन मुसीबतों का असर है कि जिन फैक्ट्रियों में पहले रोजाना 16 लाख नॉन लेदर जूते बनते थे, वो 2 लाख भी नहीं बना पा रहे हैं। ऊपर से बैंक का कर्ज और ब्याज उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। ये किसान आंदोलन की वजह से है। आंदोलन करना मौलिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है। हमारी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। 20-25 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। माल गोदामों में आप देख ही रहे होंगे कि जहां गोदामों में पड़े हुए माल सड़ रहे हैं और ये माल जा नहीं रहे, क्यों आगे ना तो लेने वाले को विश्वास है, ना हम भेज पा रहे हैं। 7-8 महीने में बहादुरगढ़ की 12,000 फैक्ट्रियों के मालिकों को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और इनकी शिकायत इन उद्यमियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से की है। लेकिन न तो किसानों के बंधक बॉर्डर को खाली कराया जा सका है और न ही इन फैक्ट्रियों में रौनक लौट रही है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, बहादुरगढ़, हरियाणा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश के 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद जो है वो खूनी संघर्ष की खबर आ रही है। बेहद अफसोसनाक हिंसा की खबर है। असम मिजोरम सीमा विवाद में 6 जवान शहीद हो गए। असम पुलिस के 6 जवान हिंसक झड़प में शहीद हो गए असम पुलिस के। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके जानकारी दी है। असम के सुरक्षा बल और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़प हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों का एक दूसरे पर हिंसा का आरोप है। ये ट्वीट हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से किया गया। आई एम डीपली पेन्ड टू इन्फॉर्म दैट 6 ब्रेव जवान्स ऑफ असम पुलिस हैव सैक्रिफाइस्ड। और इस बात को लेकर दोनों ही मुख्यमंत्री, मिजोरम और असम, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, असम में भी और मिजोरम में भी, और दोनों ने अमित शाह से बात की है, गृह मंत्री से। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो बंगाल जीतने के बाद अब दिल्ली तक पहुंचने की तैयारी में है। क्या ममता बनर्जी ने 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी है?
क्या ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा होंगी? क्या इसलिए ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने के बाद आज दिल्ली में कदम रखा है? क्या इसलिए ममता बनर्जी 4 दिन तक विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी? स्वीकार्य चेहरा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वैसे तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी, शाम 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री से मीटिंग के ठीक पहले उन्होंने आज जासूसी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा वार किया। दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने पेगासस मामले में जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया अपने राज्य में। अब सवाल उठता है कि ममता के मन में आखिर चल क्या रहा है? जासूसी बहाना, 24 निशाना। क्या सोनिया गांधी ममता बनर्जी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर कबूल करेंगी? बंगाल में खेला जीतने के बाद दीदी ने अब अपने कदम दिल्ली की ओर बढ़ा दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शाम को दिल्ली पहुंच चुकी हैं और वो 4 दिन तक लगातार दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ बैठकें करेंगी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहली ऐसी बैठक होगी जो प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच होने वाली है। लेकिन आज ममता बनर्जी का दिल्ली दौरे से पहले ही एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई और उसमें एक अप्रूवल दिया गया। ये अप्रूवल है एक कमीशन के गठन का और 2 रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में ये कमीशन का गठन किया गया है जो स्नूपिंग मामले में जांच करेंगे। ममता बनर्जी दिल्ली में 4 दिन तक विपक्ष के किन-किन नेताओं से मिलेंगी, उनकी ये मुलाकातें कब-कब होंगी, इसकी पूरी जानकारी बस थोड़ी देर में। उससे पहले ममता बनर्जी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि उन्होंने दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले जासूसी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा हमला किया। पेगासस फोन टैपिंग मामले पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया और जासूसी कांड पर ऐसा फैसला लेने वाला पश्चिम बंगाल देश का पहला राज्य बना। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा खुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी जासूसी मामले को लेकर इतनी हमलावर क्यों हैं? टीएमसी के नेता भी इसी मुद्दे को लेकर मॉनसून सत्र में लगातार संसद को लॉक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जासूसी बहाना और 2024 निशाना है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच आयोग के गठन की टाइमिंग दिलचस्प है। दिल्ली आने से पहले ममता का यह बड़ा फैसला लेना और दिल्ली में जल्द ही समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना और डीएमके के नेताओं संग बैठकें प्लान करना, शरद पवार और सोनिया गांधी से मिलने की इच्छा जताना कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। तो क्या विपक्ष के नेताओं संग ममता की ये मुलाकातें 2024 के मद्देनजर हैं? क्या दीदी ये चाहती हैं कि विपक्ष उन्हें मोदी के सामने 2024 में अपना चेहरा बनाए? क्या ममता ये चाहती हैं कि देश में 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस ममता की लड़ी जाए? ममता बनर्जी के दिल में दिल्ली बंगाल चुनाव के समय से ही बसी है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली वाली हसरत को जाहिर भी किया था। बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी के खेला होबे के पोस्टर गुजरात में भी नजर आने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह भी बड़ा है कि क्या नया फ्रंट बनाने की इस कवायद में ममता कामयाब हो पाएंगी? क्या विपक्ष उन्हें मोदी के खिलाफ अपना चेहरा बनाएगा और क्या सोनिया गांधी उन्हें विपक्ष के चेहरे के तौर पर कबूल करेंगी? कांग्रेस एकमात्र पार्टी है कि जो देश में, पूरे देश में हर जगह पे आपको मिलेगी। तो कांग्रेस का साथ अगर सब विरोधी दल साथ में देंगे तो जरूर हम 2024 में भाजपा को सत्ता से उतार देंगे। बीजेपी ने अभी से ममता के विपक्ष का चेहरा बनने के ख्वाब पर तंज कसना शुरू कर दिया है। कि ममता बनर्जी ने बंगाल में चुनाव की जीत तो हासिल की है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के सारे विपक्षी दल उनके नेतृत्व में काम करेंगे। ये निर्णय तो उन दलों को करना है, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना इसके अंदर से देखी।
ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो दूर की सोचती हैं, सियासत की हर बाजी सोच समझ कर चलती हैं। बंगाल जीतने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं और जानकार मानते हैं कि उन्होंने नजरें अब दिल्ली पर गड़ा दी हैं। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। सवाल कांग्रेस को लेकर भी है कि कांग्रेस साथ आई तो एंटी मोदी फ्रंट, कांग्रेस साथ नहीं आई तो एक बार फिर से थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। कारगिल विजय के आज 22 वर्ष पूरे हो गए। इस विजय पर्व के दिन पूरा देश कारगिल के शहीदों को नमन कर रहा है। 26 जुलाई 1999, करीब 2 महीने लंबी चली लड़ाई में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने कभी न भूलने वाला सबक सिखाया था। कारगिल युद्ध में भारत के 527 जवानों ने शहादत दी थी, जबकि पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 357 सैनिकों के मारे जाने का ही दावा करता है। कारगिल युद्ध में जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय जवानों ने अपना अदम्य साहस दिखाया था। कारगिल युद्ध के समय एक नाम था जो वीरता की पहचान बन गया। उस जाबाज सैनिक से पाकिस्तानी सेना खौफ खाती थी। तभी पाकिस्तानी सेना ने उस फौजी को एक कोड नेम दे रखा था। आप जानते हैं वो कोड नेम क्या था? वो कोड नेम था शेर शाह। चलिए आपको बताते हैं और सुनवाते हैं कारगिल के उस शेर की दास्तां। Number 3, fire! Fire! बोफोर्स तोप के ये धमाके आज से 22 साल पहले कारगिल युद्ध की याद ताजा करते हैं। साल 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। मगर इस युद्ध में भारत की जीत का बड़ा आधार बना .5140। .5140 के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आप इस चेहरे को पहचान लीजिए। सीने पर वर्दी, चेहरे पर घनी दाढ़ी और हाथ में हथियार। ये है कारगिल युद्ध के हीरोज में से एक, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा। डेल्टा कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा को सेना ने शेर शाह का कोड नेम दिया था। आर्मी के ऑपरेशन के दौरान कैप्टन बत्रा को शेर शाह नाम से बुलाया जाता था। शेर शाह से पाकिस्तान के सैनिक खौफ खाते थे और अपने रेडियो संदेश में कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लेने के बजाय शेर शाह कोड नाम ही इस्तेमाल करते थे। जब कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ हुई तो कैप्टन विक्रम बत्रा छुट्टियों पर थे। सेना से संदेश मिलते ही फौरन लौटे। .5140 से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अपने साथियों के साथ अभियान छेड़ा और कई घंटों की गोलाबारी के बाद आखिरकार .5140 जीतने का मिशन कामयाब हुआ। इस दौरान 13 घुसपैठियों को मार गिराया गया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। जिस .5140 पर दुश्मनों से कैप्टन बत्रा लड़े, वो पूरे कारगिल युद्ध का सबसे कठिन ऑपरेशन था, जो हर किसी के बूते की बात नहीं थी। लेफ्टिनेंट बत्रा ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने बेस को कहा कि गोलाबारी जारी रखी जाए जब तक कि भारतीय सैनिक लक्ष्य के 100 मीटर दूर न रह जाएं। ये बहुत खतरनाक फैसला था, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों को इसके बाद बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आखिरी 100 मीटर की दूरी विक्रम बत्रा और उनके सैनिकों ने दौड़ते हुए बहुत तेजी से तय की और पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर और संगरों पर सीधे हमला किया। हाथों हाथ लड़ाई में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए और भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहा बरामद हुआ।
रघुनाथ जी ने मुझे बताया कि मैंने विक्रम साहब को बोला था कि सर बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग और शेलिंग चल रही है, तो आई थिंक हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर उनको लगा विक्रम को कि नहीं मुझे आई हैव टू सेव माय फेलो सोल्जर्स, तो उन्होंने विक्रम ने नवीन को उठाया और उनको धकेल के उनको पीछे इवैक्यूएट करने के लिए पीछे बंकर की तरफ धकेला। और खुद उन्होंने जो उन्होंने बताया कि ऑफकोर्स क्योंकि एनिमी बहुत नज़दीक थी और मिशन भी बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो तब उन्होंने जंप किया एंड थिंक ही एंडेड अप हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और जो ऑफकोर्स उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 3 पाकिस्तानियों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार के गिराया था, और साथ में ही आई थिंक कोई डिस्टेंस पे कोई एक और एनिमी सोल्जर खड़ा था जिसने स्नाइपर से उनको हिट किया। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का अगला टारगेट पॉइंट 4875 था, लेकिन इस मिशन पर जाने से पहले उनकी जुबान से निकला ये दिल मांगे मोर। माय कंपनीज सक्सेसफुल लॉज, ये दिल मांगे मोर। जरा सोचिए, जिसकी जुबान पर जीत का जुनून था उसकी बाजुओं में कितनी ताकत फड़कती होगी। टारगेट पॉइंट 4875 पर मिशन लगभग पूरा हो चुका था। लड़ाई के दौरान एक विस्फोट में कैप्टन विक्रम बत्रा के साथी लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए। विक्रम बत्रा अपने साथी को बचाने के लिए उसे पीछे खींच रहे थे, तभी दुश्मन की गोली उनके सीने के आर पार हो गई। कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। अपनी शहादत से पहले कैप्टन बत्रा ने 3 दुश्मन सैनिकों को भी मार गिराया था। कैप्टन विक्रम बत्रा की बदौलत भारत ने पॉइंट 4875 को भी जीत लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की 7 जुलाई 1999 ये वो तारीख है जब करगिल के इस शेर ने परम बलिदान दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा जानते थे कि अब दिन में दुश्मन के सामने रोशनी में रहकर सीधे हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और उन्होंने ऐसा ही किया। दुश्मन को उन्होंने भगा दिया, पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन इस दरमियान लगी गोलियों ने उनकी जान ले ली। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। आज विक्रम बत्रा एक लोक कथा के नायकों जैसी हैसियत रखते हैं। करगिल में बलिदान के लिए कैप्टन बत्रा को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। अपने बेटे के सर्वोच्च बलिदान को याद कर उनके पिताजी एल बत्रा आज भी भावुक हो जाते हैं। अपने युवाओं से यही संदेश है कि हम यूनाइटेड हों और हम में समाज और देश की सेवा करने का जज्बा हो, जैसा कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने दिखाया है। उस प्रकार का जज्बा यदि हम में होगा, ये जरूरी नहीं है कि युद्ध भूमि में शहीद होने से ही देशभक्ति होती है। देशभक्ति हमारे खून के अंदर होती है, हमारी भावनाओं के अंदर होती है, और वो होनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। आज हालात ऐसे हैं कि हमारे युवा को इस चीज को समझना चाहिए, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा साल 1997 में सेना में भर्ती हुए थे और 2 साल में ही उन्हें कैप्टन बना दिया गया था। अपनी बटालियन में विक्रम बत्रा सबसे कम उम्र के कैप्टन थे। वो कहते हैं ना कि कर कुछ ऐसा कि आपको लोग सदियों तक याद रखें। विक्रम बत्रा ने भी वैसे ही किया। उनकी शहादत की दास्तान अब सदियों तक अमर रहेंगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, करगिल। और कैप्टन बत्रा के बारे में कहा जाता है, वो कहते थे या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, और वो तिरंगे में लिपट कर आए। कारगिल युद्ध पाकिस्तान की धोखेबाजी का सबसे बड़ा सबूत था। आज से 22 साल पहले कैसे पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठियों की मदद से भारत के एक हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की थी, और कैसे भारत के 30,000 से ज्यादा जवानों ने कारगिल में पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों को खदेड़ दिया था, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उस वक्त जी न्यूज के जरिए देश ने कारगिल युद्ध की कवरेज देखी थी। विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध भूमि से देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तीन मई 1999
आज से 22 साल पहले करगिल की इन्हीं चोटियों पर पाकिस्तान ने धोखेबाजी की एक स्क्रिप्ट लिखी थी। जिसका परिणाम करगिल युद्ध के रूप में सामने आया था। देख वो फटा एक देख। वो यार इस गन पॉइंट पर दोनों पक्षों के बीच बमबारी एक आम सी बात है। एक गोला अगर यहाँ से जाए तो उसके थोड़ी देर बाद उसका जवाब भी दूसरी तरफ से जरूर आता है। साल 1999 में मई, जून और जुलाई का महीना था। करगिल की पहाड़ियां बम धमाकों और गोलियों की आवाज से थर्रा उठी थी। दुश्मन हमारे इलाकों पर कब्जा करके बैठा था। चुनौती थी कि दुश्मन को खदेड़ा कैसे जाए। इस समय जहां मैं खड़ा हूं, यहां कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहां सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। दुश्मन ने हमारे इलाके में धोखे से कैसे कब्जा किया, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। जोजिला से लेह का इलाका करीब 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर मौसम की वजह से रहना कठिन होता था। भारत और पाकिस्तान की सेना हर साल अक्टूबर से मई तक इन चोटियों को खाली कर निचले इलाके में चली जाती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने करगिल युद्ध की नींव तैयार की। पाकिस्तान ने साल 1999 में जनवरी से अप्रैल के बीच इन इलाकों में घुसपैठ करवाई। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों को इन इलाकों में भेजकर भारत की खाली पड़ी चौकियों पर कब्जा करवाया और बाद में खुद करगिल की अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का प्लान था श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को काट देना, जिससे सियाचिन और लद्दाख की सप्लाई बंद हो जाए। लेह श्रीनगर हाईवे पर जैसे ही आप करगिल से निकलते हैं, ये जगह आती है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। यहां करगिल के साथ बहने वाली सूरू नदी और इधर द्रास से आने वाली द्रास नदी मिलती हैं और दोनों साथ मिलकर पाकिस्तान चली जाती हैं। यहां से पाकिस्तान चंद किलोमीटर की दूरी पर है। 1999 में पाकिस्तान ने इन्हीं पहाड़ों के पास एक एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई थी और पहाड़ों के बीच से ये जो गैप है, इसके जरिए वो इस हाईवे पर चलने वाले हर वाहन को निशाना बनाता था। साल 1999 के अप्रैल तक किसी को इस घुसपैठ की भनक तक नहीं थी। 3 मई को करगिल के स्थानीय चरवाहों ने पठानी कपड़े पहने कुछ लोगों को बंकर बनाते देखा था, जिसके बाद पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश का पता चला। 15 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ काकसर पहुंचे थे, जहां घुसपैठियों से उनकी मुठभेड़ हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। मैं इस वक्त कारगिल और द्रास के बीच में काकसर इलाके में हूं, जहां 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की कायरता और बेरहमी की सबसे दुखद कहानी लिखी गई थी। 15 मई 1999 को 4थी जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 सैनिकों के साथ इसी काकसर इलाके में भारतीय चौकी बजरंग पोस्ट पर जा रहे थे। इसी दौरान भारतीय सीमा के अंदर ही पाकिस्तानी सैनिकों की एक प्लाटून यानी 30 से 35 सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले जाया गया। 15 मई से लेकर 7 जून तक उन 6 भारतीय सैनिकों को भयानक यातनाएं दी गई। उनके कान में गर्म सलाख डाली गई, उनकी खोपड़ियां तोड़ दी गईं, उनके शरीर के अलग अलग हिस्से काट दिए गए। 9 जून को पाकिस्तान ने उन सैनिकों के शव भारतीय सेना को सौंपे, ये कहते हुए कि ये शव
उन्हें खड्ड में पड़े मिले थे और इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। और उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू आज भारत वापस लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने, जैसे कि आप सुन भी पा रहे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। तो याद होगा शनिवार को टोक्यो ओलंपिक्स में 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। हो सकता है कुछ दिनों में ओलंपिक गोल्ड मेडल की हकदार वो बन जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भारत आ चुकी हैं, ये गोल्ड उन्हें कैसे मिलेगा? तो दरअसल मीराबाई चानू जिस कंपटीशन में उन्होंने, जिस कैटेगरी में, जिस इवेंट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, उसका गोल्ड मेडल चीन की वेटलिफ्टर ने जीता। उनका डोप टेस्ट फिर से किया जाएगा और अगर वो डोप टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो उनका गोल्ड मेडल मीराबाई चानू को मिल जाएगा। आपको बता दें, चीन की वेटलिफ्टर को अभी टोक्यो में ही रुकने के लिए कहा गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.